बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है हमारा वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन किया जा सकता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। इसके फार्मूले के मुताबिक ये डेफिनेशन लिखी गई। फार्मूला अगर इसका देखा जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। एम क्या चीज़ है? एम मास ऑफ द बॉडी है। और आर क्या है? आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फॉर एग्जांपल, अगर एक सर्कल के अंदर बॉडी रोटेट कर रही है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये बॉडी है जिसका मास एम है, तो ये एक्सिस है जिसके राउंड बॉडी रोटेट कर रही है। इसकी एग्जांपल यूँ ली जा सकती है जैसे कि एक पाइप है, उसके इर्द गिर्द पंखा रोटेट कर रहा है, तो वो जो पाइप होगा उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन का नाम दिया जाएगा। तो उस पाइप से लेके जो विंग है यानी कि पंखे का पर, उसके एज तक जो डिस्टेंस है उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम दिया जाता है। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ द सर्कल से लेके इस ऑब्जेक्ट तक ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है। तो ये तो होगी इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। इसके अलावा भी इसकी एक और डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन क्या है? वो है द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोज द मोमेंट ऑफ फोर्स और टार्क टेंडिंग टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन अबाउट अ सर्टेन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा कि अगर एक बॉडी सर्कल में रोटेट कर रही है, रोटेट करते हुए अगर हम उसकी स्पीड चेंज करना चाहते हैं, उसकी स्पीड या तो इंक्रीज करना चाहते हैं या डिक्रीज करना चाहते हैं, उसके लिए एक फोर्स लगाएंगे। उस फोर्स के खिलाफ कोई भी बॉडी कितनी मुज़ाहमत करती है ये डिपेंड करेगा उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो बॉडी को इजीली आप उसकी स्पीड चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि कोई भी एक हैवी बॉडी है जिसका मास ज़्यादा हो, तो उसको जब आप रोटेट करते हुए रोकना चाहते हैं तब भी आपको काफ़ी ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और जब आप उसको ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करवाना चाहते हैं तब भी ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब ये होगा कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। तो दूसरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन ये होगी। अब इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस की तरफ आते हैं कि फिजिकल मीनिंग इसके क्या है। तो व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, जैसे कि एक कार है, तो कार स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है, आप उसको टर्न लेना चाहते हैं। टर्न लेते हुए उस पर कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी। वो फोर्स कौन सी होगी? वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो डिसाइड करेगी कि इसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। सो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। या इसको अगर प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म किया जाए, इसको इक्वालिटी के साइन में चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होगा जो कि 1/m है। तो m क्या है? m इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सो f/a इज इक्वल टू m। इसी तरीके से अगर एक बॉडी सर्कल में रोटेट कर रही है, रोटेट करते हुए उसमें टार्क कितना, उसमें एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा ये डिपेंड करेगा टार्क पे। अगर उसमें टार्क ज़ीरो है, इसका मतलब ये होगा कि कोई भी उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है। अलबत्ता अगर टार्क ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि उसमें कोई ना कोई एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। अब टार्क जितना ज़्यादा होगा उसके मुताबिक ही उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। सो मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टार्क। इस डायरेक्ट प्रोपोर्शन के रिलेशन को अगर इक्वालिटी में चेंज किया जाए तो यहाँ पे एक कांस्टेंट अपीयर होगा। ये कांस्टेंट क्या होगा? इस कांस्टेंट को नाम दिया जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो जैसे कि न्यूटन लॉ में यानी कि लीनियर मोशन के केस में एक कांस्टेंट अपीयर हुआ था, उस कांस्टेंट को मास का नाम दिया गया था। और मास अगर देखा जाए, मास का दूसरा नाम है मेजर ऑफ इनर्शियल प्रॉपर्टी इन लीनियर मोशन। इसी तरीके से अगर सर्कुलर मोशन की बात की जाए, यहाँ भी एक कांस्टेंट अपीयर हुआ है, इस कांस्टेंट को नाम दिया गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये भी मेजर ऑफ इनर्शिया ही है, लेकिन ये मेजर ऑफ इनर्शिया इन दी सर्कुलर मोशन है।
तो हम ये कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये एनालॉग है। किस चीज़ का एनालॉग है? एनालॉग टू मास है इन लीनियर मोशन। एनालॉग के मीनिंग ये होते हैं कि ये मैथमेटिकली तो इक्वल नहीं है, लेकिन इसका रोल वही है जो कि दूसरी क्वांटिटी का है। जैसे कि लीनियर मोशन में देखें, जो इनर्शिया का या मास का रोल है, मास का रोल क्या है? वो रेजिस्ट करता है चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन को। इसी तरीके से सर्कुलर मोशन में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेजिस्ट ही करता है चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। तो इसका वही काम है सर्कुलर मोशन में जो कि लीनियर मोशन में मास का काम होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द एनालॉग ऑफ द मास इन सर्कुलर मोशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए अब फार्मूला डिराइव करते हैं। कंसीडर करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो अटैच किया गया है एक मासलेस रॉड के साथ। फॉर एग्जांपल ये है, इस तरह से एक मासलेस रॉड, उस रॉड के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट बांध दिया गया है, तो उस ऑब्जेक्ट का मास m है। इसको रोटेट करवाते हैं, इसको यूं अगर रोटेट किया जाए तो ऐसे जब इसको रोटेट किया जाएगा तो रोटेट करते हुए इस पर कोई फोर्स लगानी पड़ेगी। फोर्स कितनी होगी? फोर्स होगी F इज इक्वल टू एम ए टी। ए टी का मतलब यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। अगर लीनियर एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ रिलेट किया जाए तो लास्ट टाइम फार्मूला डिराइव किया था वो था ए इज इक्वल टू आर एल्फा। तो यही वैल्यू ए की रिप्लेस कर देते हैं एफ के फार्मूले में यहाँ पर। तो फोर्स बन जाएगी, फोर्स एम ए है, ए की जगह आ जाएगा आर एल्फा। तो फोर्स का फार्मूला बन गया एम आर एल्फा। अब अगर टार्क देखा जाए, टार्क का फार्मूला आर इंटू एफ। तो इस फोर्स की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि एम आर एल्फा। सो टार्क बिकम्स एम आर स्क्वेयर एल्फा। अब ये जो नई क्वांटिटी यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगी, नई क्वांटिटी अपीयर हुई है एम आर स्क्वेयर, इसको एक नया नाम दे देते हैं, इसको आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और आई का मतलब यहाँ पे क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। So I is equal to m r square which is called moment of inertia। अगर इस फार्मूले का टार्क का कंपैरिजन किया जाए न्यूटन सेकंड लॉ के साथ, न्यूटन सेकंड लॉ था F इज इक्वल टू एम ए, बिल्कुल उसी तरह से टार्क है आई एल्फा। तो फोर्स की जगह टार्क आ गया है और मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है और लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। और बिल्कुल ऐसा ही है कि लीनियर मोशन में फोर्स क्या करती है? फोर्स स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर देती है। और सर्कुलर मोशन में क्या होता है? टार्क स्टेट ऑफ मोशन चेंज करती है। और मास लीनियर मोशन में क्या काम करता है? ये चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन को रेजिस्ट करता है। और सर्कुलर मोशन में इसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन को रेजिस्ट करता है। लीनियर मोशन में अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अगर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अगर फोर्स अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द मोशन अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। बिल्कुल इसी तरीके से सर्कुलर मोशन के अंदर अगर आप एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर टार्क प्रोड्यूस करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन तो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर टार्क अप्लाई करते हैं ऑपोजिट टू सर्कुलर मोशन या टू द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो नेगेटिव होगा जी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फाइनल फार्मूला बन गया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी फाइंड करते हैं। रिजिड बॉडी पहले देख ले क्या है। रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी को कहा जाता है जिसमें कोई एक सेंट्रल पॉइंट से ऑब्जेक्ट के बाकी तमाम पीसेस का डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। सेम होना ज़रूरी नहीं है, कांस्टेंट होना ज़रूरी है। अगर आप एक स्प्रिंग की बात करें, स्प्रिंग का कोई सेंट्रल पॉइंट चूज कर लें तो स्प्रिंग के जो बाकी पार्ट्स होंगे उनका सेंट्रल पॉइंट से डिस्टेंस जो है कांस्टेंट नहीं होगा। अगर आप फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने पे वो कंप्रेस हो जाएगा या स्ट्रेच हो जाएगा, तो उसको रिजिड बॉडी नहीं कहा जा सकता। उसके मुकाबले में और कोई बॉडी कंसीडर कर लें, जैसे कि आपके पास एक टेबल है, तो टेबल का कोई भी सेंट्रल पॉइंट चूज कर लें। उस सेंट्रल पॉइंट से उसके जो तमाम एजेस हैं या लेग्स हैं उन पे अगर आप फोर्स अप्लाई भी करें उसके बावजूद उनका डिस्टेंस चेंज नहीं होता, तो उसको रिजिड बॉडी का नाम दिया जाएगा। तो एक आर्बिट्रेरी रिजिड बॉडी कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो मैं अभी डायग्राम बना रहा हूँ, ये कोई आर्बिट्रेरी रिजिड बॉडी है, ये आर्बिट्रेरी रिजिड बॉडी है। इस पे ये कोई सेंट्रल पॉइंट चूज कर लेते हैं।
अब इस सेंट्रल पॉइंट से बाकी कुछ यूं समझ लेते हैं रिजिड बॉडी कुछ एन पीसेस से या एन पार्टिकल से मिलके बनी है। फॉर एग्जांपल ये कोई एक पार्टिकल है जिसका डिस्टेंस r1 है, ये दूसरा पार्टिकल है जिसका डिस्टेंस r2 है, इसी तरह ये और कोई पार्टिकल है जिसका डिस्टेंस ri है, और ये कोई आखिरी पार्टिकल है जिसका डिस्टेंस rn है। तो इसके इसी तरह से और भी बहुत सारे पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो डिफरेंट पीसेस से या डिफरेंट पार्टिकल से मिलके ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है। हर एक जो पीस है या पार्टिकल है उसका मास अलग है। पहले पीस का मास या पार्टिकल का मास m1 है, दूसरे का m2, इसी तरह चलते चलते आखिरी का mn है, और इनके डिस्टेंसेस मैं बता चुका हूँ। अब अगर देखा जाए हर एक जो पार्टिकल है उसका टार्क भी डिफरेंट होगा। जो टार्क होगा पहले पार्टिकल का वो लेट्स सपोज τ1 है, दूसरे का τ2 है, तीसरे का τ3, और ith पार्टिकल का τi और nth पार्टिकल का τn है। तो उस लिहाज से इनके फार्मूला क्या बन जाएंगे। पहले पार्टिकल का फार्मूला बन जाएगा τ1 = m1 r1 स्क्वायर अल्फा, और दूसरे का m2 r2 स्क्वायर अल्फा, और इसी तरह चलते चलते आखिरी पार्टिकल का जो बन जाएगा वो τn = mn rn स्क्वायर अल्फा। अब हर एक पार्टिकल का टार्क हमने इकट्ठा करना है टोटल टार्क फाइंड करने के लिए। तो टोटल टार्क का फार्मूला बनेगा सम ऑफ ऑल टार्क्स, यानी कि τ = τ1 + τ2 + so on up to τn। इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो वैल्यूज पुट करके ये बन जाता है m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 mn rn स्क्वायर अल्फा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि अल्फा हर एक पार्टिकल के लिए एक जैसा रखा गया। उसकी रीज़न क्या है, इसके मैं मिसाल यूँ दूंगा कि अगर आप बाइसाइकिल की एग्जांपल ले लें, तो बाइसाइकिल के दो अगर पहिए हैं तो दोनों पहिए एक ही एक्सेलरेशन के साथ घूम रहे होते हैं। इसी तरह अगर एक पंखा है, पंखे के अंदर अगर तीन उसके पर हैं, 3 विंग्स हैं, तो तीनों जो विंग्स हैं वो सेम एक्सेलरेशन के साथ रोटेट कर रहे होते हैं। इसलिए अगर इस रिजिड बॉडी को रोटेट किया जा रहा है अबाउट सम सेंट्रल पॉइंट O, तो उस O के इर्द गिर्द घूमते हुए हर एक पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो सेम होगा। दैट्स वाई अल्फा को इक्वल रखा गया। तो अब यहाँ पे अल्फा कॉमन ले लेते हैं। अगर अल्फा कॉमन ले लिया जाए इट बिकम्स m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस so on up to mn rn स्क्वायर इंटू अल्फा। और ये जो विद इन ब्रैकेट क्वांटिटी है इसको स्टैटिस्टिकल टर्म सिग्मा इस्तेमाल करते हुए लिखा जा सकता है, सिग्मा i फ्रॉम 1 to n mi ri स्क्वायर इंटू अल्फा। अब ये कैसे लिखा जाता है, जो टर्म्स ऐड हो रही हैं उनके लिए तो सिग्मा इस्तेमाल कर लिया जाता है। सिग्मा का मतलब यहाँ पे सम है, यानी कि ऐड करना इनको। और जो वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, जैसे यहाँ पर m1 है, फिर r1 है, फिर m2 है, r2 है, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 होगा, इसी तरह चलते चलते n आ जाएगा। तो उसको इंडेक्स से i से लिखा जाता है। और i की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, पहली वैल्यू i की 1 है और आखिरी वैल्यू है n, ठीक है। तो इस रिस्पेक्ट से इसको स्टैटिस्टिकल टर्म यूज़ करके लिखा जाता है। अगर इसको एक्सपेंड किया जाए, जैसे कि i की पहली वैल्यू यहाँ पे पुट की जाए, तो ये बन जाएगा m1 r1 स्क्वायर, सिग्मा का मतलब यहाँ पे फिर प्लस होगा, और फिर i की अगली वैल्यू 2 आ जाएगी m2 r2 स्क्वायर, और इसी तरह चलते चलते आखिरी वैल्यू mn rn स्क्वायर। अब ये जो है सिग्मा mi ri स्क्वायर, इसको i लिखा जा सकता है कैपिटल I। कैपिटल I का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो यहाँ पर जो i है दैट इज सिग्मा i फ्रॉम 1 to n, ये क्या चीज़ है, i = mi ri स्क्वायर सिग्मा i फ्रॉम 1 to n इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी। तो ये रिजिड बॉडी के लिए फार्मूला डिराइव किया गया। तो क्वेश्चन पेपर में आमतौर पे ये आता है डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी, या बाज का एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आल्सो राइट इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो इस बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।